हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने कल सेल सिग्नलिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था और मैंने आपको क्या बताया था कि सेल सिग्नलिंग दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट सिग्नलिंग और इनडायरेक्ट। देन हमने डायरेक्ट सिग्नलिंग में कुछ एग्जांपल्स किए थे और आपको ये बताया गया था कि डायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर ही जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी आती है। फिर उसके बाद जो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन को हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो देखो जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है, एक तो ये होती है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, ठीक है। एक तो ये क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। दूसरी, सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होता है फॉर एवरीवन। जैसे ऑटोक्राइन की जो सिग्नल थी वो सेम सेल के अंदर हो रही थी, देन पैराक्राइन की जो सिग्नलिंग थी वो दो सेल्स बिल्कुल नेबरिंग में प्रेजेंट थे। तो ये कैसी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। जो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स। क्या लिखोगे, कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स। एंड जो नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, जो सेल्स नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स। ठीक है। अब देखो अब आप में से ये पूछ सकते हो कि कॉम्पिटेंट वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो देखो कॉम्पिटेंट वर्ड का मीनिंग ये है कि अगर कोई सेल सिग्नल रिलीज कर रहा है जो दूसरा सेल है उसके पास उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं आपको इसका डेली लाइफ से एक एग्जांपल दूं तो उसमें ये आएगा कि जैसे अभी मैं आप लोगों को सिग्नलिंग करवा रही हूँ, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैं ये सेम सिग्नलिंग किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को करवाना स्टार्ट कर दूं, क्या वो समझ पाएगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्या ये एंडोक्राइन क्या है, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस क्या चीज है, वो नहीं समझ पाएगा ना। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है मेरे इस नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए या इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। वो जो एक किड है वो केपेबल नहीं है, तो मतलब कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेल कोई सिग्नल्स रिलीज कर रहा है तो दूसरे सेल के पास उसी सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट अगर होंगे तभी उस सेल को बोला जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तभी बोला जाएगा कि दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉम्पिटेंट इनफ टू रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द A cell and this is your B cell. So that's what I have written here, that competent cells respond to the signals and the non-competent cells they do not respond to the signals, right? उसके आगे आप लिख लोगे कि जो सिग्नल होता है दैट इज स्टेबल। सिग्नल कैसा होता है, स्टेबल होता है, राइट। सिग्नल जो है आपका स्टेबल होता है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, एंड अगेन इट इज सीक्रेटेड, राइट। जैसे हमने, अगर मैं ऑटोक्राइन आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो उसमें जो सिग्नल था वो भी कैसा था, वो भी सीक्रेटेड ही था, ठीक है। पैराक्राइन के अंदर भी जो सिग्नल था वो कैसा था, सीक्रेटेड ही था। बट पैराक्राइन का जो सिग्नल था वो अनस्टेबल था, ठीक है, और वो शॉर्ट लिव्ड था। वो कैसा था, शॉर्ट लिव्ड। अब हम यहां पर देखेंगे कि इसको स्टेबल सिग्नल्स की क्या जरूरत पड़ी। जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के सिग्नल्स हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि जो सिग्नल्स हैं वो स्टेबल ही हों। ये रिक्वायरमेंट क्यों थी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो अब आप ये देखोगे, यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले अगर देखिए ये कोई सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने अंदर और साथ ही साथ में रिलीज कर रहे हैं इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स synthesizing the signals, signal released
राइट, सिग्नल रिलीज हो गया। अब यहाँ से देखिए ब्लड वेसल आएगी इस तरीके से, ब्लड वेसल आएगी जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यहाँ जैसे पहुंचेगी जहां सिग्नल है, तो इट विल ब्रेक इटसेल्फ इनटू द कैपिलरीज। अब आपको पता है कैपिलरीज में क्यों ब्रेक होगी, क्योंकि इनकी जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल पतली पतली होती है, थिन लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से इजीली ये जो सब्सटेंसेस है वो डिफ्यूज कर जाते हैं इनटू दिस कैपिलरी। उसके बाद ये इसी कैपिलरी को जो है कैपिलरी जो है अगेन ब्लड वेसल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, और इसको जो है ये कैरी करते हुए चले जाएंगे टू द ऑर्गन वेयर दिस सिग्नल नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अगर ये रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास चले गए जहां के ये सिग्नल्स हैं, तो अगेन ये जो कैपिलरी है सॉरी ये जो ब्लड वेसल है ये अगेन कैपिलरी के अंदर टूटेगी और अपना जो सिग्नल है उसको रिलीज कर देगी सराउंडिंग में और उन सेल्स के पास देगी जिन्हें इन सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो देखिए ये किसको दे रही है, इन सिग्नल्स को टू द टिश्यूज, राइट। सो दीज यहाँ पे इन्हीं टिश्यूज के पास जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके के, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ में ये जो सिग्नल ऊपर से यहाँ से आया है ये ऐसे करके यहाँ पे बाइंड करेगा और फिर यहाँ से ये क्या होंगे, these will be the responding cells, this will be the responding cells। और responding cells किस चीज के लिए, जो ये सिग्नल आया है उस सिग्नल के रिस्पॉन्स जो शो कर रहे हैं ये, इसलिए बोला गया इनको कि रिस्पॉन्डिंग सेल्स, राइट। ठीक है, तो एंडोक्राइन सेल है, देन ये आपका क्या है, कैपिलरी बेड है, दिस इज द कैपिलरी बेड, then it is again your blood vessel, then this is again your capillary bed। अब देखो ब्लड वेसल कैपिलरीज में क्यों ब्रेक हो रही है, क्योंकि जो ब्लड वेसल होती है उसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है ये कंपैरेटिवली थिक होती है एज कम्पेयर टू कैपिलरी। तो यहाँ पे गैसेस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नल्स हैं, इनका इतनी इजीली डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, और क्योंकि ये जो कैपिलरीज हैं ये ब्रेक हो गई हैं, इनकी जो ये मेम्ब्रेन है ये थिन है, तो इजीली सिग्नल जो इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद एक बार डिफ्यूजन हो गया, जो कैपिलरी है वो अगेन ब्लड वेसल में कन्वर्ट होकर के जाएगी और जहां पे जिन सेल्स को इन सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है उन सिग्नल्स के आसपास जाकर के ये फिर से कैपिलरी बेड का एक नेटवर्क सा बना करके उन सिग्नल्स को, जो कि वो एक एंडोक्राइन सेल से लेकर के आए थे, उन सिग्नल्स को ये रिस्पॉन्डिंग सेल्स, मतलब जिन सेल्स को इन सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है, जिन सेल्स के पास इन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसेप्टर्स हैं, वहां पर आकर के अगेन कैपिलरी से जो है ये सिग्नल्स डिफ्यूज होकर के रिस्पॉन्डिंग सेल्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी पूरी की पूरी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें मैंने आपको एक टर्म बताया कि यहाँ पे सिग्नल कैसा होता है, स्टेबल। अब यहाँ पे स्टेबल क्यों है सिग्नल, क्योंकि अगर यहाँ से सिग्नल आया और स्टेबल नहीं होगा तो देखो इसको कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। देखो लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है ना ये, तो इसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर सिग्नल यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया तो उसका इफेक्ट, तो फिर जहां पे पहुंचना चाहिए था सिग्नल वहां तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कैसी होती है, स्टेबल होती है। जो सिग्नल होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट किया जाता है, ताकि इन केस अगर कुछ सिग्नल बीच में अपने डिस्टेंस को ट्रेवल जब वो कर रहा है तो पाथवे के बीच में ही अगर वो इनएक्टिव हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, सिग्नल ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो उसका कोई फिर मतलब फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। देन सिक्रेटेड है ये तो आपको पता ही है कि ये बाहर सिक्रीट हो रहा है ना, मतलब कि सेल के आउटसाइड सिक्रीट हो रहा है। तो ये कवर हो जाती है आपकी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे जितने भी आपकी ग्लैंड्स है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन सभी का एग्जाम्पल इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आपकी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियाज। ठीक है,
उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड होती है एक, तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं किस चीज के, एंडोक्राइन सिग्नलिंग के। राइट, तो ये कवर हो गई आपकी पूरी की पूरी सिग्नलिंग की प्रोसेसेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, हमने कहां से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था सिग्नलिंग दो टाइप्स की है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सिग्नलिंग है और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है। डायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर दो सेल्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। सेल ए के पास देखिए अगर ये लिगेंड है, लिगेंड को हम और क्या बोलते हैं, सिग्नल। उस लिगेंड का जो रिसेप्टर है वो किसी दूसरे सेल के ऊपर होगा। ठीक है, और वो दोनों ही कैसे होंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन होंगे। लिगेंड भी और रिसेप्टर भी दोनों ही कैसे होते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट सिग्नलिंग ट्रांसमेम्ब्रेन। यहाँ लिखा भी है कि सिग्नल एंड रिसेप्टर बोथ आर ट्रांसमेम्ब्रेन। राइट, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब दे आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर हमने एग्जांपल्स किए थे सिग्नल से, ये इस तरफ हमने सिग्नल्स लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और इन्हीं सिग्नल्स के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स जो हैं वो हमने राइट साइड पे लिखे हैं, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जक्स्टाक्राइन इंटरेक्शन जो है वो इसी के अंदर आती है। सेम चीज है, लिगेंड और रिसेप्टर कैसे हैं इस केस में, ट्रांसमेम्ब्रेन। फिर हमने बात की थी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग की। तो इसमें देखिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो रिलीज होते हैं। इसमें क्या था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये ट्रांसमेम्ब्रेन थे, उसके अंदर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और सिग्नल जो है वो बाहर सिक्रीट हो रहा है। जैसे सेल ए है, इसके अंदर सिग्नल सिंथेसाइज होगा, बाहर रिलीज होगा, और उसी सिग्नल का रिसेप्टर दूसरे सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा, और फिर जो है वो दूसरा सेल रिस्पॉन्स शो करेगा। फिर ये जो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग थी ये 3 टाइप्स की थी, और 3 टाइप्स की किस बेसिस पर थी, देखिए हर एक लाइन से क्वेश्चन है स्लाइड की, तो इसलिए आपको बार बार रिवाइज भी करवाई जा रही है चीजें। डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो सिग्नल एक सेल से रिलीज हुआ है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जो है बाकी दूसरे सेल्स के रिसेप्टर्स तक पहुंच रहा है, उस ट्रेवल्ड डिस्टेंस के बेसिस पे जो सिग्नलिंग है वो 3 टाइप्स की है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। फिर हमने बात की थी ऑटोक्राइन की, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था ही नहीं, सेम सेल था, सिग्नल रिलीज कर रहा था, सेम ही सेल पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट थे, बाइंड होकर के रिस्पॉन्स आ रहा था। राइट, एग्जाम्पल्स क्या थे इसके, जैसे कैंसर सेल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो उन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर उसी सेम कैंसर सेल के ऊपर होता है, ग्रोथ फैक्टर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके नए नए कैंसर सेल्स को प्रोलिफरेट करते रहते हैं। उसके बाद इम्यून सेल्स में हमने टी सेल्स का एग्जांपल देखा था, जिसके अंदर इंटरल्यूकिन 2 सिग्नल था, उसका रिसेप्टर उसी के ऊपर प्रेजेंट था, टी सेल के ऊपर ही। इंटरल्यूकिन 2 टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के और ज्यादा टी सेल्स को प्रोलिफरेट करवा रहा था। फिर हमने बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग की थी कि जब एक बैक्टीरिया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कर करके एक थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाते हैं, उसी के बाद जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फिर आज हमने करी कौन सी सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये तो आपने आज ही करी है। इसमें क्या है, अच्छा एक और चीज थी पैराक्राइन के अंदर कि जो सिग्नल था वो कैसा था, यहाँ पे जो सिग्नल होता है ना वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल, जल्दी डिग्रेड हो जाता है इन केस ऑफ पैराक्राइन। ठीक है, जल्दी डिग्रेड हो जाता है सिग्नल, शॉर्ट लिव्ड होता है, और साथ में ये भी लिख लो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड डिग्रेडेड क्विकली। ये था आपका सॉरी ये हमने ओके ये ऑटोक्राइन है ना, नहीं ऑटोक्राइन में नहीं आएगा, ये ऑटोक्राइन में नहीं आएगा, सॉरी। अब हम पैराक्राइन के अंदर आएगा ये, है जो हमने पैराक्राइन डिस्कस की है सिग्नलिंग, देखिए इसके अंदर आएगा। पैराक्राइन में क्या था, देखो एक सेल था, दूसरा सेल था, सिग्नल रिलीज मतलब दोनों नेबरिंग सेल्स थे, एक सेल ने सिग्नल रिलीज किया, दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ वो बाइंड किया, इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। हाँ, फिर इसमें था वो चीज कि सिक्रेटेड फॉर्म में था सिग्नल, फ्री फॉर्म में था, ये देखिए शॉर्ट लिव्ड था, अनस्टेबल था और डिग्रेड हो जा रहा था जल्दी।
उसके बाद एग्जाम्पल्स थे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, साइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। देन हमने देखा था साइनेप्टिक सिग्नलिंग को किस तरीके से होती है, इसमें भी पैराक्राइन सिग्नलिंग का यूज होता है। देन ग्रोथ फैक्टर्स हमने देखे थे, है ना, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, तो इनके एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आज हमने देखा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। देखो पैराक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या है, जो पैराक्राइन है वो लोकल है, एडजेसेंट सेल्स के बीच में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में होती है, जबकि एंडोक्राइन कैसी है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग है। ठीक है, एंडोक्राइन कैसी सिग्नलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। उसके बाद पैराक्राइन में हमने देखा था कि सिग्नल कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, अनस्टेबल होता है और डिग्रेड हो जाता है क्विकली, जबकि इसमें क्या देखा हमने, स्टेबल है सिग्नल और हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर रिलीज हो रहा है, और इसमें भी सिक्रेटेड ही है। देखिए किस तरीके से एंडोक्राइन सेल्स जो है अपने सिग्नल्स को रिलीज करके कैपिलरी में डिफ्यूज करवा रहे हैं, अगेन वो ब्लड वेसल में कन्वर्ट होकर के दोबारा ब्रेक हो रही है ब्लड कैपिलरी बेड के अंदर, और फिर अगेन डिफ्यूजन करके जो है वो रिस्पॉन्डिंग सेल्स के ऊपर अपना सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवा रही है। एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज भी हैं। यहाँ पे एक और चीज लिख लो, पैनक्रियाज के 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स, दूसरे होते हैं आपके बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नेम्ड एज ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल से रिलीज होता है हार्मोन दैट इज इंसुलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में। ग्लूकेगॉन जो है वो कब रिलीज होता है ब्लड के अंदर, जब ब्लड के अंदर शुगर का या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज का जो लेवल है वो कैसा है, कम, लेस है। उस टाइम पे ब्लड के ग्लूकोज को थोड़ा सा बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकेगॉन। और जब इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब ब्लड का जो ग्लूकोज है या फिर जो शुगर है लेवल वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उस टाइम पे उसको रेगुलेट कौन करता है, इंसुलिन। आपने सुना होगा जैसे डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनके जब बीटा सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि वो इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाते, तो उन पेशेंट्स को रिलाय करना पड़ता है इंसुलिन इंजेक्शंस के ऊपर। तो वो क्या हो रहा है, उनके अंदर जो है वो उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और उनके बीटा सेल्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से दे नीड टू रिलाय अपॉन द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द इंसुलिन इनटेक। ठीक है, तो फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ताकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज है वो रेगुलेटेड रहे, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेल सिग्नलिंग का बेसिक, और इसी बेसिक से आपको ज्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपके, आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे लो अपना इसी से रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में अगर आपको अच्छी जाना है तो आप प्लीज अच्छे तरीके से करिए, हर एक एग्जाम्पल को लर्न करिए, और आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम को क्रैक करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।